हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी दीक्षित ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, घटना शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि उस समय जब ये घटना घटी थी तभी मुंबई शहर में टैक्सी ड्राइवर्स तो होते थे, लेकिन वो दो भाग में बटे हुए थे। एक टैक्सी ड्राइवर वो होते थे जो लोकल भाड़े मारते थे और दूसरे वो होते थे कि जिन्हें हायर करके हम एक दिन या 2 दिन के लिए कहीं दूर भी ले जा सकते थे। दोस्तों, ये घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये एक ऐसी ही टैक्सी ड्राइवर की कहानी है जिसने उस समय मुंबई से काफ़ी लंबा रूट लिया हुआ था। जिस जगह पर उसे जाना था वो जगह मुंबई से 270 किलोमीटर की दूरी पर थी। मैं आप लोगों को प्राइवेसी की वजह से उस जगह का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, कुछ लोकेशन मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ। वो जगह कुछ ऐसी थी कि ऊपर पहाड़ पे से जब एक तरफ नज़र पड़ती थी तो वहाँ गहरी खाई होती थी और दूसरी तरफ जब नज़र डाला जाए तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बड़ा विशाल सा समंदर दिखाई देता था। ऊपर बहुत कम लोगों की उस समय आबादी थी। आज तो वो पिकनिक स्पॉट बन चुका है। आज लोग वहाँ पर बार बार जाते हैं और आज तो उसे हॉट केक डेस्टिनेशन के नाम से भी कई लोग जानते होंगे। मैं अब आप लोगों को घटना सुनाता हूँ। जब ये घटना घटी थी उसके बाद जो ड्राइवर था वो 1 साल के अंदर अंदर ऐसी बुरी मौत मारा गया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ये घटना कुछ ऐसी हुई कि एक दिन की बात है, उसे कुछ लोग मिले जिन लोगों ने उस जगह पर जाने के लिए उसकी टैक्सी को हायर किया हुआ था। ये लोग दोपहर के 3 बजे के आसपास निकलने वाले थे, लेकिन जब निकलने का समय आया तभी उनका एक दोस्त जो कि आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था, उसकी वजह से इन सभी लोगों को निकलने में देरी हो चुकी थी और इसी वजह से वो लोग 3 बजे की जगह शाम के 6 बजे अपने घर से निकले। जब ये सभी दोस्त मिलकर निकले तब रास्ते में कुछ दूर आगे चलने के बाद एक दोस्त ने कहा कि यार, मेरा सर अचानक से बहुत दुख रहा है और ऐसा लग रहा है जैसा कि मेरे शरीर पर कुछ वजन सा किसी ने रख दिया हो। तभी ही दूसरे दोस्त ने कहा कि एक काम करते हैं, टैक्सी को रुकवा देते हैं, तू कुछ दवाई ले ले अगर तेरे पास पेन किलर है तो, और कुछ समय के लिए लेट जा। पहले तो उसने मना किया। वो कहने लगा कि हम पहुंचने में लेट हो जाएंगे, लेकिन फिर 5 मिनट के बाद वो कहने लगा सर दर्द की वजह से मुझे वॉमिट भी आ रही है, तो शायद वही ठीक होगा कि मैं कुछ देर के लिए कहीं लेट जाऊं। गाड़ी को एक ढाबे के पास रोका गया। जब गाड़ी को ढाबे के पास रोका गया तब करीब 9 बज रहे थे। वो दोस्तों ने सोचा कि चलो यहीं पर खाना खा लेते हैं और फिर कुछ देर अपना दोस्त आराम भी कर लेगा, उसके बाद निकल जाएंगे। खाना खाने में और उसके दोस्त को ठीक होने में लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे का समय लगा और गाड़ी में बैठकर दोबारा से इनकी जर्नी स्टार्ट करने में इन्हें अब 11 बज चुके थे। जब 11 बजे ये लोग दोबारा उस रास्ते के लिए निकले। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि वो टैक्सी ड्राइवर उस रास्ते पर बिल्कुल नया था और वो उस रास्ते की सच्चाई से अनजान था। वो नहीं जानता था कि ये लोग जिस रास्ते से होकर मुझे लेकर जा रहे हैं वो रास्ते पर पहले क्या क्या हो चुका है। जब वो टैक्सी ड्राइवर वहाँ से आगे बढ़ा तो दोस्तों, उसको अचानक से ऐसा महसूस हुआ जैसा कि किसी ने उसके कान में आकर कहा हो, आगे मत जा वरना मारा जाएगा। ये बात उसे कुछ अजीब सी लगी। उसने जब टैक्सी में
अपना चेहरा घुमाकर देखा तो पीछे दो दोस्त सो चुके थे उन चारों में से, और दो आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। उसे लगा कि ये मेरा वहम होगा। दोस्तों, रात के ठीक 12 बजे के आसपास ये लोग अब उस पहाड़ की चढ़ाई पर थे। कहा जाता है कि रात में उस समय, यानी कि आज से उतने साल पहले, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स थी ही नहीं। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट के सहारे ही उस पहाड़ की चढ़ाई को पूरा करना था। जब ये टैक्सी लेकर आगे बढ़े तब करीब 10 किलोमीटर आगे चलने के बाद एक जगह पर टैक्सी एकदम से रुक गई और टैक्सी ड्राइवर बार बार गाड़ी को चालू करने की कोशिश करने लगा। जो दो दोस्त पीछे सो रहे थे उनमें से एक ने उठकर कहा, यार कौन सी खटारा टैक्सी लेकर तू आया है, तेरी टैक्सी ही बंद पड़ गई। उसने कहा, नहीं टैक्सी तो अच्छी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये बंद कैसे हो गई। टैक्सी ड्राइवर ने उस टैक्सी को चालू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन टैक्सी उस समय स्टार्ट ही नहीं ले रही थी। जहाँ पर इन्हें जाना था वो जगह अब भी काफ़ी दूर थी और उतनी चढ़ाई रात के समय जहाँ एक इंसान तक दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक दोस्त कहने लगा कि यार ऐसा करते हैं ना कि हम लोग यहीं पर रुकते हैं, बाकी के लोग जाकर कहीं से मदद ले आओ। टैक्सी ड्राइवर कहने लगा, या तो पूरा 10 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा या फिर ऊपर ही जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बीच में कोई मैकेनिक मिलेगा। उसके बाद उनमें से एक दोस्त कहने लगा कि एक काम करते हैं, हम दोनों जन जाकर पीछे मैकेनिक को ले आते हैं। बाकी के दोस्तों ने कहा कि क्या तुम दोनों पैदल जाओगे? वो कहने लगा कि हाँ पैदल जाते हैं। उस समय दोस्तों वो लोग इतना ज़्यादा घबरा चुके थे कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था 10 किलोमीटर पैदल जाना कोई आसान काम नहीं था। फिर एक दोस्त ने कहा कि बेवकूफ़ी जैसी बातें मत करो, तुम लोग एक काम करो, यहीं पर रुको। कोई गाड़ी अगर पहाड़ से उतर रही होगी तो उसे लिफ्ट लेकर तुम लोग चले जाना। लेकिन काफ़ी देर वहाँ पर वेट करने के बाद कोई गाड़ी भी नहीं दिखाई दी। आपस में सब लोग बात करने लगे, कैसी जगह है, या क्या रात के समय कोई आता जाता नहीं है? बस अब ये बात ख़त्म ही हुई थी कि उन लोगों ने देखा एक आदमी साइकिल पर सामने की ओर से आ रहा था, यानी कि वो पहाड़ से नीचे की ओर जा रहा था। उसे देखकर सबके मन में उम्मीद की किरण जागी और सभी लोग उसके सामने जाकर खड़े हो गए। उनमें से एक कहने लगा कि यार ऐसा मत करो, वरना इसे लगेगा कि हम डाकू हैं, अच्छे से बात करना। वो आदमी को लेकिन किसी चीज़ का कोई डर था ही नहीं। उसने बिंदास अपनी साइकिल रुकाई और इन लोगों को देखने लगा घूर कर। उनमें से एक कहा कि हम कोई चोर लुटेरे नहीं, बल्कि हमारी टैक्सी खराब हो गई है तो हमें हेल्प चाहिए, क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हो? उसने उसी आदमी को या उसी लड़के को घूरते हुए कहा, नहीं। उसकी आवाज़ काफ़ी भारी लग रही थी। तभी ही दूसरे ने कहा कि आप कोई मैकेनिक का पता दे दो, हम लोग उसे बुलाकर गाड़ी ठीक करवा लेंगे। उसने कहा, मैं नीचे जा रहा हूँ, आप में से कोई अगर एक आना चाहता है तो साइकिल पर बैठकर पीछे मेरे साथ आ सकता है। आगे मदद मिलेगी या नहीं ये मेरी कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद सभी दोस्त सोचने लग गए कि एक आदमी जाएगा और अगर नीचे मदद नहीं मिली तो वो अकेला ऊपर कैसे आएगा। उससे सभी लोग बात करने लगे और कहने लगे कि आप दो लोगों को नीचे लेकर चले जाओ, वो दोनों कैसे भी ऊपर आ ही जाएंगे। उसके बाद वो आदमी उनकी बात को मान गया और दो लोगों को साइकिल पर बिठाकर वो नीचे की ओर लेकर चला गया। और दोस्तों, बच्चे ये सब लोग ऊपर टैक्सी में बैठे हुए उन्हीं लोगों का वेट कर रहे थे। जाते समय उस आदमी ने एक बात और कही थी कि ये पहाड़ जंगलों से घिरा हुआ है, गाड़ी में बैठ जाओ और शीशे ऊपर चढ़ा लो। ये सुनकर फौरन उनमें से एक लड़का कहने लगा, हाँ जंगली जानवर का खतरा हो सकता है। उस आदमी ने उन तीनों को देखा और घूरते हुए कहा, जंगली जानवर से तो फिर भी लड़ सकते हो, लेकिन जो दिखाई नहीं देता उससे कैसे लड़ोगे? ये कहकर वो बिल्कुल शांत हो गया
और मानो 1 मिनट के लिए बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया था वहां पर। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि वो आदमी कहना क्या चाहता था। फिर एक दोस्त हंसते हुए उस सन्नाटे को तोड़ दिया और कहने लगा, कह रहे ये मजाक कर रहे होंगे, चलो चलो हम निकलते हैं, हमें वैसे ही लेट हो रहा है और हम काफ़ी ज़्यादा थके हुए भी हैं। इतना कहकर वो लोग तो वहाँ से निकल गए। लेकिन जो 3 लोग अब भी ऊपर बचे हुए थे वो यही सोच रहे थे कि उस आदमी ने ऐसा क्यों कहा था। इसका रीज़न या इसका आंसर तो वो लोग भी नहीं जानते थे। दोस्तों, समय बीतता चला गया। अब काफ़ी समय हो चुका था उनके 2 दोस्तों को गए हुए। ये तीनों आपस में बात कर रहे थे कि क्या पता शायद उन्हें कुछ मदद मिली ही ना हो, इसी वजह से वो लोग ऊपर नहीं आए। मैं आप लोगों को बता दूं कि शुरू में तो उस ड्राइवर ने हेडलाइट ऑन रखी थी क्योंकि वह लाइट्स थी ही नहीं। लेकिन बाद में उसे ख्याल आया कि अगर मैं लाइट्स को ऑन ऐसी ही रखूँगा तो बैटरी ख़त्म हो जाएगी, और उसने बोनट खोलकर बैटरी से कुछ सेटिंग करके डायरेक्टली हेडलाइट्स को ऑन रखा था। उसके बाद उसने वो लाइट्स को भी बंद कर दिया। दोस्तों, अंधेरा इतना गहरा था कि उस समय रास्ते पर पड़ी हुई चीज़ भी दिखाई नहीं दे रही थी। यूँ समझ लीजिए कि बाजू में खड़ा हुआ आदमी को भी देख पाना असंभव था। और दोस्तों, एक अजीब बात ये भी इनके साथ हुई थी कि वो अमावस की रात थी। हर जगह बस गहरा अंधेरा था। थोड़े समय के बाद इन्हें बाहर से कुछ आवाज़ आई। वो आवाज़ ऐसी थी जैसा लग रहा था कि कोई आपस में बात कर रहा है। इनके मन में आशा की किरणें जाग गई थी। ऐसा लगा कि जो हमारे दोस्त गए थे वो लौट कर आ गए। तीनों ही एकदम से बाहर निकले और उन्हें ढूंढने लगे, या यूँ कहिए कि उनकी आंखें अपने दोस्तों को तलाश करने लगी, लेकिन इन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उनमें से एक दोस्त ने कहा कि अंधेरा इतना है, हमें बाजू में खड़े लोग नहीं दिखाई दे रहे। हो सकता है कि हमारे दोस्त आ रहे होंगे, लेकिन अंधेरे की वजह से हमें दिख रहे नहीं हैं। ये लोग कहने लगे कि हाँ, ये भी हो सकता है। तभी ही उनमें से एक दोस्त जोर से अपने दोस्त का नाम लेकर चिल्लाया, और जब चिल्लाया तब उसे दोबारा किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। तीनों ही निराश होकर टैक्सी को टेक लगाकर खड़े हो गए। एक दोस्त की आदत थी उसमें से सिगरेट पीने की। वो उस अंधेरे में सिगरेट निकालकर पीने लगा। जैसे ही उसने लाइटर से अपनी सिगरेट जलाया, तब हल्का सा जो उजाला हुआ उसमें उसे लगा कि उसके सामने कोई खड़ा है। उसने एकदम से दोबारा लाइटर जलाकर देखना चाहा, लेकिन तब कोई नहीं था। उसे लगा कि यह मेरा वहम होगा, और वो वहीं पर खड़ा होकर बात कर रहा था। अब दोस्तों, समय और ज़्यादा निकल चुका था, लेकिन उनके दोस्तों का कोई पता नहीं था। फिर से ये सभी लोग गाड़ी में बैठ चुके थे। एक दोस्त कहने लगा कि यार मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सो जाऊँ क्या? दूसरे दोस्त ने कहा कि तू सो जाएगा तो मैं अकेला बोर हो जाऊंगा, चल कोई बात नहीं, सो जा। ये कहकर वो हंसने लगा। शायद माहौल को डर से निकालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अब वो लोग डरे हुए थे और मन ही मन उन सभी के एक ही बात घूम रही थी कि आखिर उस साइकिल वाले ने ये बात क्यों कही थी कि जानवरों से तो लड़ लोगे, लेकिन जो दिखाई नहीं देता उससे कैसे लड़ोगे। दोस्तों, अभी उनका जो एक दोस्त था वो दूसरे दोस्त के गोद में सर रखकर सो चुका था। आगे बैठा ड्राइवर और पीछे बैठा हुआ दूसरा दोस्त, वो कांच को टेका लगाकर उसकी भी आंख लगने ही वाली थी कि एक जोर की आवाज़ ने इन सब की नींद उड़ा दी। वो आवाज़ कुछ ऐसी थी जैसा कि किसी ने बहुत बड़ा पत्थर ज़मीन पर फेंक दिया हो, बिल्कुल उनकी टैक्सी के बाजू में। आवाज़ सुनते ही सबकी नींद बिल्कुल से भागी और सब के सब गाड़ी से तुरंत ही बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद देखा तो वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आया। बहुत देखने की कोशिश की, फिर भी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। वो तीनों ही आपस में बात करने लगे कि ये आवाज़ जो अब भी हमने सुनी है, ये आवाज़ कहाँ से आई और ये आवाज़ किसकी है। फिर उनमें से एक दोस्त ने कहा
कि यार हो सकता है ये हमारा वहम हो, लेकिन तीनों ही आपस में इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे कि ये वहम नहीं हो सकता है। आवाज़ आई थी, ये बात तय थी। अभी ये तीनों बार बात कर ही रहे थे कि इन्हें अपने दोस्तों की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। ये वहीं पर खड़े होकर अपने बाकी के दो दोस्तों का वेट कर ही रहे थे और इन्होंने देखा कि सामने से चलते हुए इनके दो दोस्त आ रहे थे। इन लोगों ने जब उनके करीब जाकर देखा और पूछा कि क्या बात है, दोस्तों ने कहा यार मदद तो नहीं मिली, लेकिन हाँ, वो साइकिल वाले ने हम लोगों से कहा कि अभी जाकर अपनी गाड़ी चालू करना, गाड़ी चालू हो जाएगी। मैं हंसने लगा। मैंने कहा साइकिल वाला पागल था क्या? अगर गाड़ी चालू ही होनी रहती तो तुम लोगों को बिठाकर क्यों लेकर गया? वो कहने लगा कि यही बात हमने भी उससे कही थी। तो साइकिल वाला हंसने लगा, कहने लगा कि जिसकी मैं वहां पर बात कर रहा था कि कुछ ऐसी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, वो तुम लोगों को वहां से आगे नहीं जाने देना चाहती थी, उसी ने तुम लोगों को रोक कर रखा था। उसकी बात सुनकर हम लोगों को हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। फिर वो टैक्सी ड्राइवर आकर गाड़ी में बैठा और जब गाड़ी को उसने चालू किया तो गाड़ी चालू हो गई। हमें तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दोस्तों, उसके बाद ये सभी लोग वहां से ऊपर पहाड़ की ओर चढ़ने लगे और कुछ ही समय में जहां इन्हें पहुंचना था, ये वहां पर पहुंच चुके थे। और वहां पहुंचने के बाद जो रात में दो दोस्त साइकिल पर गए हुए थे, उन्होंने सुबह होते ही एक अजीब सी डरा देने वाली बात बताई। उनका कहना यह था कि जो टैक्सी ड्राइवर है वो आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ेगी और वो उसे जान से मार देगी। टैक्सी ड्राइवर के मन में कहीं इस बात का डर था। हम लोगों ने कहा कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, तू डर मत। बाकी सारे ही दोस्त उसे दिलासा देने लगे। और दोस्तों, ये बात सुनने के बाद उनमें से एक ने कहा कि अगर उसकी इतनी सारी बातें सच्ची हो सकती है तो हो ना हो उसकी ये बात भी सच ही होगी कि मुझे यानी कि टैक्सी ड्राइवर को कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो आत्मा अपने साथ लेकर जाएगी। दोस्तों, वो लोगों ने उस दिन वहां पर आराम किया और जो काम के लिए आए थे वो सब वो लोगों ने खत्म कर दिया। जब वहां से निकलने लगे तभी एक दोस्त ने कहा कि यार आज बहुत अच्छा लगा, क्यों ना हम आज की जगह कल निकलते हैं। एक दोस्त ने कहा कि नहीं, कल सुबह में मुझे ऑफिस रिपोर्ट करना रहेगा तो हमें अभी ही निकलना होगा। वो लोग उसी शाम में 7 बजे के आसपास वहां से निकल पड़े। जो उस बंगलों का, जिस बंगलों में वो लोग आकर रुके थे, ओनर था, वो उन लोगों के उसके बाद से कांटेक्ट में रहने लगा और वो टैक्सी ड्राइवर उन सभी लोगों को लेकर वहां से निकल पड़ा। कुछ समय के बाद जब वो ओनर वहां से निकलकर मुंबई आया था किसी काम के लिए और उसने जब वो बाकी के लड़कों से मिला तब उसे ये पता चला कि लौटते समय जो टैक्सी ड्राइवर था उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब रहने लगी। वो बात करते करते अचानक कुछ तो बड़बड़ाता था और कहता था कि मुझे नहीं पता। बार बार वो यही बात कह रहा था। जब उस टैक्सी ड्राइवर के बारे में हम लोगों ने पता लगाया तब ये पता चला कि वो टैक्सी ड्राइवर एक दिन टैक्सी लेकर काम पर गया था और उसने अपनी ही टैक्सी खुद से ही एक ट्रक में जाकर ठोक दी, जिसके बाद उसके शरीर के छितड़े उड़ चुके थे और टैक्सी भी बुरी तरह से टूट फूट चुकी थी। वो टैक्सी को उसके बाद उसके घर वालों ने स्क्रैप में बेच दी थी। दोस्तों, रही बात उन सभी लोगों की, तो मैं दीक्षित, जो उस बंगले का ओनर था और मेरे ही पास वो लोग आए हुए थे, उन दोस्तों में से उनका एक दोस्त पता नहीं कैसे पागल हो चुका था और वो अब पागल खाने में है। ये घटना को घटे कई साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी उनका दोस्त ठीक नहीं हुआ। इसी के साथ जो उनका दूसरा दोस्त था, और ये दोस्त वही था जो साइकिल वाले के साथ गया हुआ था, जो दूसरा दोस्त साथ में था, वो भी अगले कुछ समय में अपना आपा पूरी तरह खो चुका था और कहा जाता है कि पागलपने में ही उसने खुद की जान ले ली।
दोस्तों, ये घटना सुनने के बाद मैं खुद काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। मेरा बंगला तो आज भी वहाँ पर है और लोग आते जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि पहाड़ी इलाकों में रात के समय अगर ट्रैवलिंग ना करो तो ही बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये थी दीक्षित जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी रमीज़ अहमद जी की है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ कहानियाँ शेयर कर रखी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मैं जो आप सभी को बताने जा रहा हूँ, कृपया मैं आप लोगों को बता दूँ कि डार्क वेब की वेबसाइट पर कभी भूल कर भी ना जाना, वरना आप जाने अनजाने में अपनी ही ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करोगे और मारे जाओगे। ये घटना मेरे एक बचपन के फ्रेंड के साथ हुई थी। वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका छोटा भाई मेरा अच्छा दोस्त है। बात तब की है जब वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुआ था अपनी स्टडीज़ करने के लिए। आईटी सेक्टर ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी है, जहाँ हैकिंग वगैरह सिखाते हैं। उसको बचपन से बहुत शौक था एथिकल हैकिंग का। पता नहीं कहाँ से उसने हैकिंग के दोस्त बनाए थे, जो उसका भाई आज तक बोलता है कि मेरे भाई के मरने का कारण उसके दोस्त ही है। चलिए आपको घटना बताता हूँ। उसके बारे में पहले तो मैं आपको विस्तार में बताता हूँ। ये जो डार्क वेब नॉर्मल वेब ब्राउज़र पर नहीं मिल सकता। हम जो वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं वो सिर्फ 5% है इंटरनेट का। उसके बाद डीप वेब आता है, जहाँ गवर्नमेंट का नाम होता है। उसके बाद लास्ट में डार्क वेब होता है, जो बहुत ख़राब दुनिया है। आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे वहाँ पर जो इंसानों को जान से मार देते हैं। ऐसे ही मेरे फ्रेंड ने एक बार डार्क वेब में घुसने की सोची, क्योंकि उसको कुछ मजाक करने का मन कर रहा था। उसने एक लिंक पर क्लिक कर दिया वहाँ पर। फिर वो लिंक उसको डायरेक्टली एक वेबसाइट पर लेकर गई। मैं आप सभी को बता दूँ कि डार्क वेब में कोई भी एड्स नहीं चलते हैं और पूरा ऑथेंटिक रहता है। उसने जैसे वो वेबसाइट पर गया, वहाँ पर सामान खरीदना और बेचना हो रहा था। उसने सोचा कि कुछ अलग करते हैं। मस्ती मजाक में वो शायद भूल चुका था। उसने अपने फेस की फ़ोटो खींची और वहाँ फ़ोटो अपलोड कर दिया। एक दिन बाद उसको एक यूज़र से मैसेज आता है कि वो उसको $1200 देगा इसका। उसे लगा कि कोई इसकी तरह मजाक कर रहा है। उसने एक्सेप्ट कर लिया। यूज़र ने बोला 2 दिन में मेरा एक आदमी आकर लेकर जाएगा। एग्जैक्टली 2 दिन बाद जब वो अपने फ्लैट में था, तभी ही घंटी की आवाज़ आई। तो उसने दरवाज़ा खोला और देखा एक आदमी पूरे काले कपड़े में है, और उसने कुछ सेंटेंस यूज़ किया जो ऐसा लग रहा था कि कोड होता है किसी चीज़ का। मेरा दोस्त तुरंत समझ गया कि ये मजाक नहीं था, और 2 मिनट में उसके अकाउंट में $1200 क्रेडिट हो गए थे, जबकि उसने कभी अपना एड्रेस और बैंक अकाउंट तक शेयर नहीं किया था। फिर वो ब्लैक सूट वाले बंदे ने उसको फ़ोन पकड़ाया और बोला बात करो। जैसे ही उसने हेलो बोला, उसके दिल की धड़कन रुक गई थी पूरी तरह से। वो वही बंदा था जिसने खरीदा था उसका सर। मेरे फ्रेंड को रियलाइज़ हुआ कि बहुत बड़ी गलती कर दी है उसने ये मजाक करके। वो माफ़ी मांगने लगा फ़ोन पर कि सर मैं मजाक कर रहा था, आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि डार्क वेब में माफ़ी की कोई जगह नहीं होती। अगर आपसे गलती हो जाए तो आप ज़िंदा नहीं रह सकते। ये उनका प्रोटोकॉल होता है। फिर जब उसके रूममेट्स घर आए तो देखा कि वो गायब था घर से। उन्होंने फ़ोन कॉल किया, बट उसका मोबाइल घर पर ही था। वो आज तक नहीं मिला। ये घटना हुए 8 साल गुजर चुके हैं। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि डार्क वेब के बारे में ना तो जानने की कोशिश करना और ना ही कभी इसे यूज़ करने की कोशिश करना। तो दोस्तों, ये थी रमीज़ अहमद जी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारी अगली कहानी रानी ने हमें भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मैं अपना असली नाम तो नहीं बताना चाहती, इसीलिए मैंने अपना नाम रानी बताया है। लेकिन हाँ, आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये घटना सुनकर
आप लोग सच में दंग रह जाएंगे। ये घटना मेरे मम्मी पापा के साथ घटी थी। वैसे तो बहुत पुरानी घटना है और मुझे भी बराबर से याद नहीं है, लेकिन जितना मैं जानती हूँ आज मैं आप लोगों को वो सब बताऊंगी। बात कई साल पुरानी है। मेरे मम्मी पापा बताते हैं कि उनकी नई नई शादी हुई थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि गांव में बहुत कम एज में ही शादी हो जाती थी। मेरी मम्मी की जब शादी हुई थी तब उनकी एज 18 साल की थी। मम्मी बताते हैं कि उस समय मुझे अपना गांव छोड़कर तेरे पापा के गांव आकर रहना पड़ा था। मेरे पापा लोग बहुत गरीब थे, मेरी मम्मी से भी ज़्यादा गरीब थे। मेरी मम्मी बताते कि हमारे गांव में तो उस समय कम से कम 50-60 घर थे, लेकिन जो गांव तेरे पापा का था वो गांव में मुश्किल से 20-25 ही घर होंगे। और मेरी मम्मी और पापा के गांव के दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ 4 ही किलोमीटर का था। मेरी मम्मी बताते कि जब वो पापा के घर पर आए थे तो पापा के घर पर ना ही तो लाइट थी ना ही फैंस थे, बस कच्ची कच्ची मिट्टियों की दीवार से घर बना हुआ था। जब मम्मी आकर पापा के साथ रहने लगे तब घर तो छोटा था। दादा दादी के बाजू में ही मम्मी पापा दोनों साथ में सोते थे क्योंकि रूम एक ही था। मम्मी बताते हैं कि 2-4 दिन तो अच्छे से कटे। फिर जो पापा का घर था उसी घर को लगकर पीछे की ओर बड़ा सा जंगल और तालाब था। लोग दिन में वहाँ पर आते थे। कुछ लकड़हारे भी थे जो लकड़ियाँ काटने आते थे, तो कुछ अपना जंगल में काम करने के लिए आते थे। एक दिन शाम में 6 बजे के आसपास मैं पीछे की ओर बैठकर बाल बना रही थी अपने, कि मैंने देखा सामने से एक औरत चलते हुए मेरे पास आई। उसके हाथ पैर बिल्कुल काले थे। ऐसा लग रहा था कि जैसा कीचड़ में अभी नहाकर आई हो। वो मेरे पास आई, आकर रुक गई, और जो बाल मैं अपने बनाते हुए देख रही थी वो ये था कि वो मेरे पास आकर मेरे बालों को समेटने लगी। मुझे उसे देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रही है और मेरे बाल क्यों उठा रही है। मुझे लगा कि शायद कोई पागल होगी। मैंने तो आज तक उसे देखा नहीं था। फिर मैं तुरंत उसे देखने के बाद घर में चले गई। मैंने जाकर जो मेरी सास थी उन्हें सारी बात बताई। वो कहने लगी कि ऐसा तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन हाँ, जब वो मुझे ये सब बात बता रही थी तब उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझसे कुछ चीज़ें छुपा रही है, या फिर यूँ कह सकते हो कि वो चाहकर भी बताना नहीं चाह रही है। मैंने कुछ नहीं कहा और मैं चुपचाप अपने काम में लग गई। शाम के समय जब मेरे पापा आए तो मेरी मम्मी ने पापा को ये सारी बात बताई। पापा सुनकर बहुत गुस्सा हुए। पापा ने कहा कि जब वो तेरे बाल उठा रही थी तुझे उसे तभी ही चिल्ला देना चाहिए था कि ये सब क्या कर रही है, तूने क्यों नहीं उसे रोका। मेरी मम्मी ने पापा से कहा कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा रोकना भी होता है। मैं तो वो पागल समझकर इसीलिए कुछ उसे कहा नहीं और चुपचाप घर में आ गई। पापा को बहुत गुस्सा है। पापा ने कहा कि अगली बार अगर ऐसा कुछ हो तो याद रखना। मेरी मम्मी ने सिर्फ हाँ कहा और अपने काम में लग गई। कुछ दिन के बाद दोबारा ऐसा हुआ कि मम्मी बाहर बाल बना रही थी और फिर से वही औरत मम्मी को आते हुए दिखी। मम्मी ने उसके पास आने से पहले ही अपने सारे बाल उठा लिए और जैसे ही मम्मी घर के अंदर जाने के लिए पीछे पलटी कि उस औरत ने अपना हाथ एकदम से लंबा करके मम्मी के बालों को पकड़ लिया और मम्मी वहीं पर खड़ी हो गई। मम्मी ने देखा कि उसका हाथ एक आम आदमी से लगभग 10 गुना बड़ा हो चुका था और वो मम्मी से अपने बाल मांगने लगी। मम्मी ने उसे अपने बाल देने से तो मना कर दिया। मम्मी के हाथ में थे और मम्मी ने उसे टाइट पकड़ कर रखा था। मम्मी डर भी रही थी। दोस्तों, एक बात ये भी बता देना चाहती हूँ कि जब मम्मी की पहली बार उसने बाल लेकर गई, उसके अगले दिन से मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहने लगी थी। यानी हर समय उन्हें एक घबराहट, डर सा महसूस होता। ऐसा लगता कि कोई उनके आसपास घूम रहा है। कई बार रात के समय जब मम्मी सो जाती तब भी उन्हें ये महसूस होता कि वही औरत उनके पास में घूम रही है। मम्मी बताती है कि जब वो औरत आई थी मम्मी के करीब तब मम्मी को एक अजीब सी ठंड लग रही थी और वैसी ही ठंड मम्मी को कई बार लगती थी। ऐसा लगता था कि ये वही औरत है।
फिर मम्मी ने बताया कि जब वो औरत बाल नहीं छोड़ रही थी तब मम्मी ने जोर से चीख लगाई। वो चीख सुनकर तुरंत ही अंदर से मेरी दादी भागकर बाहर आ गई थी। दादी ने जब ये देखा तो दादी उस औरत की ओर भागी और दादी के पास कुछ तो हाथ में था जिसे दादी ने तुरंत उस औरत पर फेंक कर मारा। वो कुछ पाउडर जैसा था, जिसके बाद वो औरत तुरंत से वहीं गिर गई और उसका हाथ अपने आप ही छोटा हो गया। फिर मम्मी को लेकर वो घर के अंदर आ गई और जो पीछे का दरवाज़ा था उसे बंद कर दिया। दादी मम्मी से कहने लगी, अगली बार कभी भी यहाँ पीछे की ओर निकलकर बाल नहीं बनाना। मैंने तुझे लास्ट टाइम पे भी वार्निंग दी थी, लेकिन तू मेरी बात को मानी नहीं। मम्मी ने कहा कि मुझे याद नहीं था, मैं भूल गई थी। मम्मी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और मम्मी अब ये सोचने लगी कि ये जो भी था ये एक आम आदमी तो नहीं हो सकता है। हाँ, ये भूत चुड़ैल तो ज़रूर हो सकती है। मम्मी शाम का इंतज़ार कर रही थी कि कब उनके पति आएंगे। जब शाम में मेरे पापा आए तो मम्मी ने उन्हें ये सारी बात बताई। पापा मम्मी पर ही उल्टा चढ़ बैठे, कहने लगे कि मैंने मना किया था, तू मेरी बात को क्यों नहीं मानती है? समझा नहीं था तुझे? मम्मी ने कहा कि मुझसे भूल हो गई, मेरी गलती थी ये। 2-4 दिन तो ठीक ठाक बीत गए। उसके बाद मम्मी को अब वो औरत हर जगह दिखाई देने लगी। मम्मी अगर काम भी करती होती तो ऐसा लगता कि बाहर आंगन के आसपास वो औरत घूम रही है। एक बार मम्मी बताती है कि जब मैं कुएं से पानी निकाल रही थी, जो कि हमारे ही घर के आंगन से थोड़ी ही दूरी पर था। वो एक कॉमन कुआं था, वहाँ से गांव के सभी लोग पानी निकालते थे। जब मम्मी वहाँ से पानी निकाल रही थी तो उसने दूर उसी औरत को खड़ा हुआ देखा और वो औरत मम्मी को दोनों हाथों से इशारा करके अपनी ओर आने के लिए कह रही थी, लेकिन मम्मी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और तभी ही उसी कुएं पर एक दूसरी औरत आई पानी लेने। मम्मी ने उस औरत से कहा कि ये सामने जो औरत खड़ी है पागल है क्या? ये कौन है? तो वो औरत मम्मी को देखकर कहने लगी कि वहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा है, तुझे गलतफहमी हुई है। मम्मी ने कहा, अरे मुझे तो एकदम साफ साफ दिखाई दे रही है। वो औरत ने कहा कि नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं है। उसे भी देखकर यही लग रहा था कि वो उस औरत को देख तो पा रही है, लेकिन शायद वो कुछ छुपाकर मम्मी को बताना नहीं चाह रही। मम्मी ने कुछ नहीं कहते हुए अपने घर पर जाना ही ठीक समझा। मम्मी जब घर पर लौटी तो मम्मी इस बार अपने होश में नहीं थी। दादी के साथ वो बदतमीजी से बात करने लगी। शायद अब वो पॉजेस हो चुकी थी। मम्मी ने जब दादी से ऐसी बात की तो दादी कहीं ना कहीं समझ चुकी थी कि अब शायद बात हाथ से निकल चुकी है। दादी ने तुरंत ही मम्मी के ऊपर झाड़ फूंक करना शुरू किया, लेकिन दादी बताती है कि मम्मी में इतनी ताकत आ चुकी थी कि मम्मी दादी से कंट्रोल ही नहीं हो रही थी और वो तुरंत ही पीछे का दरवाज़ा खोलकर कहीं जंगलों में जाकर भाग गई, यानी कि गायब हो गई। उसके बाद दादी घर पर अकेली थी तो वो परेशान थी। शाम में जब मेरे पापा और मेरे दादा लौटे तब दादी ने उन्हें सारी बात बताई। शाम में जैसे ही ये बात लोगों को पता चली, यानी दादा और मेरे पापा ने गांव के लोगों को ये बात बताई, तो गांव के लोगों ने घर में आकर ये फैसला किया कि हम अभी इसी समय तुरंत जाकर मेरी मम्मी को ढूंढेंगे और कुछ 10-10 की 2 टुकड़ियां बनाकर 2 ऐसे ग्रुप जंगल में निकल पड़े। दोनों ही पूरी रात जंगल में घूम कर आए, लेकिन मेरी मम्मी कहीं नहीं मिली। पापा घर पर आकर बहुत रो रहे थे कि अब उसे शायद मैंने हमेशा के लिए खो दिया या वो मुझे कहीं नहीं मिलेगी। गांव में एक आदमी रहता था। उस आदमी ने पापा से कहा कि मैं पता लगा सकता हूँ, तुम्हारी पत्नी इस समय कहाँ होगी। पापा ने उससे कहा कि आप कैसे पता लगा लोगे? वो कहने लगा कि एक काम करते हैं, हम एक जगह पर चलते हैं, मैं एक आदमी को जानता हूँ, वो इसमें तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। ये दोनों ही उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़े और उसी शाम वापस लौट आए। पापा बताते हैं कि मैं रात में भी सोया नहीं था और अगले दिन उस आदमी को ढूंढने के लिए, या यूँ कहिए कि लाने के लिए, मैं निकल पड़ा था। उस आदमी ने कहा कि अब 24 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं है, हमें 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारी पत्नी को वापस लाना ही होगा। और इसीलिए उसने कहा कि आज सिर्फ हम
10 लोग ही जाएंगे। 10 लोग गांव के इकट्ठा हुए और सभी लोग मम्मी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। लेकिन इस बार ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। शायद सच में कहीं ना कहीं वो आदमी जानता था कि मेरी मम्मी कहाँ मिलेगी। वो तालाब के पीछे की ओर लगभग 1 किलोमीटर और अंदर जाने के बाद काफी घना जंगल शुरू होता था। वहां पर एक पेड़ के पास उसने गया और पेड़ के पास जाकर उस पेड़ पर वो अपने हाथ से मारने लगा। कहने लगा कि बता, इसकी पत्नी कहाँ है। पापा बताते हैं कि हम सभी लोग खड़े होकर देख रहे थे कि ये क्या बात कर रहा है, पेड़ थोड़ी ना इसे जवाब देगा। तभी ही ऊपर से एक कौवा जोर जोर से चिल्लाने लगा और वो जमीन पर आकर गिर पड़ा। जमीन पर वो जब गिरा तब वो खून में नहाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे जानबूझकर मार दिया हो या ऊपर किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला किया, इसीलिए वो गिर गया। बस इतना देखकर वो कहने लगा कि थोड़ी ही आगे तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। पापा ने कहा कि आपको ये कैसे समझा। वो बस पापा की ओर देखा और चुप रहने का इशारा किया। फिर ये सभी लोग वापस से आगे बढ़ गए मेरी मम्मी को ढूंढने। कुछ दूर आगे जाने के बाद मम्मी एक पेड़ के नीचे बैठी हुई दिखाई दी। मम्मी वहां से चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। पापा तुरंत मम्मी को देखकर उनकी ओर भागने लगे, लेकिन उस आदमी ने पापा का हाथ पकड़ लिया और आगे ना जाने का इशारा करते हुए कहा कि चुपचाप यहीं पर खड़े रहो, आगे खतरा है। पापा उसकी बात सुनकर वहीं रुक गए और आगे नहीं गए। फिर उसने मम्मी के पास धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाया और आगे जाने के बाद मम्मी के ऊपर कुछ उसने फूका, पढ़कर शायद कुछ तंत्र मंत्र पड़े होंगे, जिसके बाद मम्मी मानो एकदम से होश में आई और खड़े होकर रोने लगी। फिर वो पापा की ओर भागते हुए आगे आई। पापा अब भी डर रहे थे कि शायद उन्हें नहीं मिलना है, लेकिन उसने आंखें बंद करके पापा को इशारा करते हुए कहा कि मिल लो। मम्मी पापा से गले लगकर खूब रोने लगी, कहने लगी कि मैं कहाँ थी, मेरे साथ क्या हो रहा था। मम्मी को कोई होश नहीं था और मम्मी शायद पिछले 1-2 दिन से कुछ नहीं खाई थी जब से जंगल में थी। वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। जब पापा से गले लगकर रोने लगी तो कहने लगी मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है। उस आदमी ने कहा कि इसे भी घर लेकर चलो। पापा को लग रहा था कि शायद बात यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, अब खतरा टल चुका है। जब मम्मी को घर लेकर आया गया तब उस आदमी ने कहा कि मुझे यहीं पर रुकना होगा, शायद 2 दिन 4 दिन, कितना समय लगेगा मैं नहीं जानता। पापा ने कहा क्यों? तब उस आदमी ने बताया कि वो चुड़ैल दोबारा आएगी और इस बार वो जब भी आएगी तो मुझे उसे सामने से भस्म करना होगा, या तो जो बाल उसने उठाकर ले गई थी तुम्हारी पत्नी के, वो बाल उसे मुझे वापस लेना होगा। 2-4 दिन तो ऐसे ही बीते। वो आदमी हमारे ही घर पे रहता था और मम्मी से कहता था कि पीछे का ही दरवाज़ा खोलकर तुम अपने बाल बनाया करो। मम्मी भी वैसा ही करते थे। मम्मी पीछे का दरवाज़ा खोलकर अपने रोज़ाना बाल बनाते, लेकिन हाँ, जितने भी बाल गिरते वो सभी मम्मी उठा लेते थे। फिर कुछ 4 दिन होने के बाद मम्मी जब एक शाम में पीछे बैठकर बाल बना रहे थे, तब मम्मी ने देखा कि वो औरत फिर से मम्मी को सामने दिखाई दी। इस बार वो आदमी भी चौकन्ना था। जैसे ही वो औरत मम्मी के पास आई, वो आदमी तुरंत, जो कि दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था, सामने आया और आने के बाद उसने उसे पकड़ लिया। मम्मी बताते हैं कि उसने इतनी ताकत से पकड़ा था कि वो चुड़ैल भी चीखने चिल्लाने लगी। शायद उस आदमी की ताकत नहीं थी, लेकिन जो तंत्र मंत्र उसने पढ़ा हुआ था, ये ताकत उसकी थी। और वो पढ़कर फूंक कर कहने लगा कि अभी के अभी इस औरत के बाल दे, वरना मैं तुझे यहीं पर भस्म कर दूंगा या हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। उस औरत ने दूसरे हाथ से अपने बाल की चोटी में हाथ घुमाई और कुछ बाल निकाल कर सामने रख दिया। फिर वो जो आदमी था उसने वो सारे बाल को लिया और उस औरत से कहा कि दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आना। वो औरत जब वहाँ से जाने को हुई तब उस आदमी ने उस औरत के सर पे हाथ रखकर एक दूसरा बाल खींच कर निकाला। वो औरत चीखने लगी और वो अपना बाल दोबारा मांगने लगी। उसने कहा नहीं, तुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्या पता तू दोबारा फिर परेशान करे। अब जब भी तू परेशान करेगी तो ये तेरा बाल काफ़ी होगा,
तुझे ख़त्म करने के लिए। इतना कहना था कि वो औरत चीखने चिल्लाने लगी और उस आदमी ने उसका हाथ छोड़ दिया। वो भागते हुए जंगल की ओर कहीं गायब हो गई। उसने मम्मी को सारे बाल दिए और कहने लगा कि जब भी अपने बाल बनाओ तो ऐसे ही रास्ते में अपने बालों को मत छोड़ा करो। दोस्तों, इसके अलावा एक छोटी घटना ये भी है कि हमारे गांव में मम्मी बताते हैं उसके कई दिनों के बाद लोग अपने बालों को छुपा कर रखते थे, डरते थे कि औरतों के बाल रास्ते पर कहीं नहीं मिले ताकि वो चुड़ैल फिर से हमला ना कर दे। एक औरत गांव में दूसरी और भी थी, उसे बहुत गुस्सा आता था। वो हमेशा यही बात कहती थी कि अगर किसी ने भी मुझे परेशान किया तो उसके बालों को लेकर मैं जला दूंगी। अब गांव के कुछ लोग उस पर शक करने लगे कि क्या पता वही चुड़ैल है, और फिर दोबारा से उस आदमी को ढूंढ कर बुलाया गया। लेकिन जब वो आदमी गांव आया तो वो कहने लगा कि ये चुड़ैल नहीं है, लोग इसे परेशान करते हैं, इसीलिए ये लोगों को धमकी देती है, इससे डरने की कोई बात नहीं। तो दोस्तों, ये थी रानी जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमें माजिद खान ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम माजिद खान है। ये एक बार की बात है जब हम 4 दोस्त हैदराबाद से मुंबई के लिए निकल पड़े। हम 4 दोस्त थे। एक का नाम आरिफ, एक का नाम अरबाज और तीसरे वाले का नाम कुद्दूस था। हम चारों दोस्त हमेशा ही साथ रहते थे। एक दिन हमने टूर पर जाने का फैसला किया। सब रेडी हो चुके थे। हम सभी लोग टूर पर जाने के लिए प्लानिंग पहले से ही कर चुके थे और फिर हम सभी लोग टूर पर निकल चुके थे। हम जिस गाड़ी से जा रहे थे उस गाड़ी का फिर कुछ समय के बाद टायर पंचर हो गया था। हमारे पास एक स्टेपनी थी तो हमने गाड़ी का टायर बदलने का सोचा और हम गाड़ी का टायर चेंज कर रहे थे कि अचानक एक पेड़ पर पड़ी। वो पेड़ थोड़ी सी ही दूरी पर था, लेकिन मुझे कुछ अलग ही नज़र आ रहा था, मानो एक डरावना सा पेड़ लग रहा था। रात के कुछ 1 बज रहे थे। फिर मैंने मेरे दोस्तों को कहा, मुझे वो पेड़ कुछ अजीब लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों है। दोस्तों ने कहा कि क्या समझ नहीं आ रहा, सब पेड़ एक जैसे ही है, तू ज़्यादा सोचता है। मैंने कहा यार यहाँ से जल्दी चलो। वो फिर मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। मैं फिर गाड़ी में बैठ गया। फिर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि गाड़ी का टायर लग चुका था। फिर सभी लोग गाड़ी में बैठे। फिर गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी को जब स्टार्ट कर रहे थे तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैं और भी ज़्यादा डर गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसा कि कुछ होने वाला है। सभी लोग गाड़ी से उतरे, गाड़ी को चेक किया, सब ठीक ठाक था। फिर समझ में नहीं आ रहा था कि गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही थी। वो रात कुछ ज़्यादा ही लंबी भी लग रही थी। अचानक वो पेड़ के पास से आवाज़ आई और वो आवाज़ कुछ ऐसी थी कि मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। हम सब वहीं पर देखने लगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर हम में से एक दोस्त था, वो कहा कि तुम दोनों यहीं गाड़ी के पास रुको, मैं और अरबाज जाकर देख कर आते हैं। तो मैंने पहले तो मना किया, लेकिन वो माना नहीं। मना करने के बावजूद वो वहाँ से उस पेड़ के पास चला गया और हम यहीं गाड़ी के पास उसका वेट कर रहे थे। अचानक गाड़ी की हेडलाइट ऑन ऑफ होने लगी। मैं और मेरा दोस्त दोनों ही देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है अपने साथ। फिर हम गाड़ी से दूर चले गए। वो सड़क ऐसी थी मानो एक परिंदा भी नज़र नहीं आ रहा था। सुनसान रास्ता था, रोड पर एक लाइट तक नहीं लगी हुई थी। फिर मैं और मेरा दोस्त, हम 2 दोस्त इंतज़ार कर रहे थे कि अचानक हमारी गाड़ी के पास फिर वही आवाज़ आई कि बचाओ। मुझे और मेरे दोस्त को ऐसा लगने लगा कि कहीं ये हमारे ही तो दोस्त नहीं। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे और धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर हम दोनों भी उसी पेड़ के पास पहुँचे जहाँ पर हमारा दोस्त था। जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें बहुत डर लगने लगा और हमने उस पेड़ के थोड़ी ही दूरी पर रुकने का सोचा। 30 मिनट तक हम वहीं पर रुके रहे। फिर हमारा दोस्त वहीं पेड़ से ज़ोर से हमें आवाज़ लगाया
कि मुझे बचाओ। जब उसकी आवाज़ हमने दोबारा सुनी तो हम बहुत ज़्यादा डर गए। फिर हम दोनों ने ही कहा कि उन्हें अकेले छोड़कर जाना तो ठीक नहीं रहेगा और उनकी मदद के लिए हमें वहाँ पर जाना ही चाहिए और हम भी वहाँ जाएंगे। फिर हम दोनों और धीरे धीरे आगे बढ़े और वो पेड़ के एकदम नज़दीक चले गए। वहाँ कोई नहीं था। अभी हम सोच ही रहे थे कि वो दोनों कहाँ चले गए, तभी हम लोगों ने अपने दोस्तों की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ गाड़ी के पास से आ रही थी। फिर हम दोनों ही भागते हुए उनके पास गए। मैं बहुत चिल्लाया कि तुम लोग कहाँ चले गए थे, तुम लोग तो वहाँ पेड़ के पास थे ना, यहाँ कैसे आए। तब उन दोनों ने कहा कि हम लोग तो कब से वहाँ से आ चुके हैं, हमें यहाँ पर आए हुए लगभग 15 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। मैं और मेरा दोस्त बहुत परेशान हो गए। फिर हमने सभी लोगों ने सोचा कि आज हम यहीं गाड़ी में पूरी रात गुजार लेंगे और सभी गाड़ी में बैठ चुके थे। फिर जैसे ही हम सब बैठे वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी, बचाओ बचाओ की। तो जो दोस्त पीछे बैठे हुए थे, यानी कि जो उस पेड़ के पास पहले गए हुए थे, वो सब मुझसे कहने लगे कि हम लोग वहाँ पर गए थे लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था और ये आवाज़ पता नहीं वहाँ से कैसे आ रही है। और मेरा उनमें से एक दोस्त कहने लगा कि चलो एक बार और देखते हैं। तभी मैंने उन लोगों को डांटा कि कोई कहीं नहीं जाएगा, सब चुपचाप बैठे रहो और सब एक साथ में रहो। मैंने सबको बोला कि सभी लोग प्रे करो कि हम यहाँ से ठीक ठाक निकल जाएं। हम सब बैठे रहे। गाड़ी की लाइट जो अंदर लगी हुई होती है वो अपने आप ऑन हो गई और सब बहुत ज़्यादा डर गए। सब ने कहा कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। हम सब ने एक साथ प्रे करना स्टार्ट किया। थोड़ी ही देर में वो फिर नॉर्मल जैसी हो गई, यानी कि बंद हो गई थी। ऐसे ही करते करते 2 बज चुके थे। फिर हमने गाड़ी को लॉक किया और सब एक साथ बैठ गए। सब एक दूसरे से यही कह रहे थे कि हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर यही बात बार बार कहने के बाद में भी मैंने उन लोगों से कहा कि एक ही बात को बार बार कहकर क्या मतलब है, बस शांत रहो, ये बुरा वक्त जल्दी से निकल जाएगा। हमारी गाड़ी का जो पिछला हिस्सा था उसमें से आवाज़ आई अचानक से और अब भी वो आवाज़ बचाव की ही आ रही थी। फिर हम में से एक दोस्त को गुस्सा आया। वो कार से निकला, पीछे गया। उसने देखा तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। हम सभी ने उसको बहुत डांटा और कहा कि बताया था ना कि नहीं निकलना है, तो बिना पूछे बिना कुछ सोचे समझे क्यों निकला। वो थोड़ा और गुस्से में आया और कहने लगा कि कौन है, मेरे सामने आना, ऐसा पीछे से क्यों चिल्ला रहा है। ऐसा कहकर वो दोबारा गाड़ी से बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन हम लोगों ने उसे रोक दिया। उसने कहा जब, तो उसके 2 मिनट के बाद हमारी गाड़ी हिलने लगी। हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फिर उतने में ही एक आदमी दिखा जो उस अंधेरी सड़क पर साइकिल पर जा रहा था। हमने उसे रुकवाया और कहा कि यहाँ कुछ हमारे साथ अजीब सा हो रहा है। तो उसने बताया तुम सब मेरे साथ आओ। फिर सब साथ जाने के लिए रेडी हो गए। मुझे तो वो आदमी भी देखकर कुछ अजीब लग रहा था, मगर उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। हम सब जाने के लिए रेडी हो गए। वो हमें 200 या 300 मीटर की दूरी पर ले गया और कहा इस रास्ते पे सूरज डूबने के बाद कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि इस रास्ते में बहुत सारे लोग मर चुके हैं। मैंने अचानक से उससे पूछा कि मर चुके हैं तो उससे हमारा क्या लेना देना। वो फिर कहने लगा कि तुम लोग कितने टाइम से यहाँ पर है। हमने कहा कि 2-3 घंटे से यहीं हैं। तो उसने कहा कि आज से कुछ 5 साल पहले एक बच्ची और उसके माँ बाप गाड़ी पे जा रहे थे, तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में माँ बाप दोनों ही मर चुके थे। बच्ची बहुत ज़्यादा बुरी तरह से घायल थी। उसने वहाँ ठहर कर ज़ोर ज़ोर से सभी लोगों को पुकारा कि मुझे बचा लो, मेरे माँ बाप को बचा लो, लेकिन उसकी कोई मदद के लिए आगे नहीं आया और वो ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते मर गई। वो बहुत ज़्यादा घायल थी, इसीलिए
ये रोड पर कोई भी सूरज डूबने के बाद नहीं आता। वो कहते हैं ना कि जिसकी मौत एक्सीडेंट से हो जाए उसकी आत्मा यहीं पर भटकती है। बस वैसा ही कुछ उसके भी साथ हुआ था। मैंने तुरंत उनसे एक सवाल पूछा कि अगर यहाँ पर सूरज डूबने के बाद आना जाना मना है तो आप यहाँ पर कैसे, वो भी इतनी रात में। वो आदमी कहने लगा कि जिस दिन उनकी मौत हुई थी, जिस रात में, उसी रात के अगली सुबह में मैं यहाँ से गुज़र रहा था, तो मैंने ही उन सभी लोगों को लेकर हॉस्पिटल पहुँचा दिया था, यानी कि उनकी लाश को लेकर। तो अब मुझे वो लोग शायद इस वजह से परेशान नहीं करते। फिर वो कहने लगा कि चलो अब तुम लोग तुम्हारी गाड़ी के पास चलो। हम सब वो बाबा के साथ ही, यानी उस आदमी के साथ गाड़ी के पास गए। वो बाबा गाड़ी को देखकर चुपचाप कहने लगा कि गाड़ी में बैठ जाओ। फिर वो बाबा चीख चीख कर पुकार रहा था कि इनको कुछ मत करो, इनको यहाँ से जाने दो, इन्होंने कुछ नहीं किया है। और फिर अचानक से आवाज़ आई कि चले जाओ, बस इतना था। फिर बाबा ने कहा कि तुम यहाँ से थोड़ी दूरी पर जाकर रुक जाना, क्योंकि तुम लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हो और तुम्हें आराम की ज़रूरत है। हम सभी लोग वहाँ से निकले और जब निकलने लगे तो वो बाबा ने हमारे हाथों पर एक लाल रस्सी या डोरी बांध लिया। कहने लगे कि इसे मत निकालना। हमने वो सभी अपने हाथ पर बांधा और वहाँ से जल्दी जल्दी निकल पड़े। फिर तभी ही गाड़ी में हम सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि अभी कोई भी आवाज़ आएगी तो हम पीछे पलट कर नहीं देखेंगे। बाबा ने कहा कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ, तो बस उनकी बात का पालन करना है। दोस्तों, एक बात अजीब ये थी कि जब बाबा ने चिल्लाकर कहा कि इनका कुछ मत बिगाड़ो और इन्होंने कुछ नहीं किया है, हमारी गाड़ी तो बंद थी। तो उन्होंने कहा था कि अब गाड़ी चालू करो। हमने कहा गाड़ी बंद है। उन्होंने गुस्से में कहा कि गाड़ी चालू करो, अब गाड़ी चालू हो जाएगी। और सच में हमने गाड़ी चालू की और गाड़ी चालू हो चुकी थी। हम वहाँ से तो आगे निकल गए, लेकिन हम सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हमारे साथ ये क्या हो गया था। दोस्तों, एक बात और आप लोगों को बता दूं कि जब हम वहाँ से आगे बढ़ चुके थे, कुछ ही दूरी पर आगे जाने के बाद वो आवाज़ें दोबारा आ रही थी, बचाओ बचाओ वाली। लेकिन इस बार ना हमने पीछे देखा और ना ही उस आवाज़ के लिए कहीं पे भी रुके, बस आगे बढ़ते ही चले गए और कुछ ही टाइम के बाद हम उस रास्ते से निकल चुके थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।